आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी व्यूअर चाहे वो भारत के किसी भी राज्य से किसी भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जो कि बिलोंग करेगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत। कि प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, सरकार ने इसे हाल ही में वापस क्यों लिया, आखिर इसमें कहाँ कमियां थी, क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण सरकार को ये जो बिल है इसको वापस लेना पड़ा। तो सारे रीजन पर एक अच्छी सी नजर डालते हुए सारा इन डेप्थ में आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहरहाल अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी जो भी शिकवा शिकायत होंगे उन सब चीजों को पूरा करने का। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या होता है, सरकार ने इसको वापस क्यों लिया और इसके बहुत सारे क्या फैक्ट थे। जो विपक्ष है उनका क्या कहना है इस बिल को लेकर, जिसके कारण इसे वापस लिया गया और क्यों कब लिया गया, सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये आज ही लिया गया है या फिर हाल ही में लिया मतलब पेश किया गया बिल है, ऐसा नहीं है। ये आज से 2 साल पहले लिया गया था बिल। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है, न्यूज क्या कहती है, उसके बाद एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को आखिरकार वापस ले लिया गया। इस बिल को तत्कालीन केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2 साल पहले पेश किया था। तो आपको याद रखना होगा कि इस बिल को किसने पेश किया था। तो आज से 2 साल पहले वर्तमान में जो आईटी मंत्री है रविशंकर प्रसाद ने इसे 2 साल पहले प्रस्तावित किया था। दिसंबर 2019 में इस बिल को जेपीसी, एक्चुअल में ये है जेसीपी यानी कि ज्वाइंट, है ना, ज्वाइंट कमेटी, जो पार्लियामेंट है उसने इसको प्रस्तुत किया था, है ना, ज्वाइंट कमेटी ने। तो इस बिल को जेसीपी यानी दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। 2 साल तक मंथन करने के बावजूद इसमें और भी बदलावों की जरूरत को देखते हुए आखिरकार यह बिल वापस ले लिया गया। देखिए, इस बिल में जब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आगे बताऊंगा, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो किसी भी यूजर्स जो उनके पर्सनल डेटा के अगेंस्ट में काम करते थे जिसको वापस लेना बहुत ही जरूरी था। वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी सरकार ने उस चीज में मेंशन कर दी थी जिसमें बदलाव सुधार की बहुत जरूरत थी, और इसी जरूरत को देखते हुए आखिरकार इस बिल को वापस ले लिया गया। अब विपक्ष से कांग्रेस और टीएमसी ने इस बिल पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ज्वाइंट कमेटी ने इसे 81 संशोधनों का सुझाव दिए हैं, साथ ही 12 सिफारिशें भी की है। अब देखिए, दिसंबर 2021 में संसद के दोनों सदनों के सामने संशोधित विधेयक के साथ एक डिटेल रिपोर्ट पेश की गई थी। केंद्र सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श भी जरूरत होगी, इसलिए फिलहाल इसे वापस ले लिया जा रहा है और अब नए सिरे से ऐसा विधेयक पेश किया जाएगा जो हर तरीके से कानूनी ढांचे में फिट बैठता हो। आप लोग समझ सकते हैं इसमें टोटल 81 संशोधन की जरूरत थी, सुझाव दिया गया था, और साथ ही साथ इसमें 12 सिफारिशें भी और दी गई थी। तो काफी मेजर इस चीज में यहाँ पे जो ये बिल लाया गया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है, जिसके कारण इसे फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा विचार विमर्श करने के बाद कि इस कानून की अभी जरूरत नहीं है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की अभी जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन सुधार की जरूरत है, जिसके कारण इस बिल को वापस लेना बहुत ही जरूरत है। और ये कई तरीके से कानूनी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी फिट नहीं बैठता था, कई कानूनन जो चीजें थी उसका भी पालन नहीं करती थी। अब आइए अब हम इसे क्या करते हैं, समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें कौन से प्रावधान किए गए थे और लंबे समय के बाद किन कारणों से इसे वापस लेना पड़ा। इन सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, एक एक नजर देखते हैं आखिर किस कारण से ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको वापस लिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले आगे बढ़े इससे पहले आपको जानना होगा कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, इसमें आखिर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल होता क्या है, इसमें क्या कहा जाता है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक को, मोटा माटी में ऐसे समझिए कि यह बिल पर्सनल डेटा के संरक्षण के प्रावधान का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये हमारे आपके जैसे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी यूजर्स हैं, प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तिगत डेटा होता है, जो आपके मोबाइल में स्टोर होता है, चाहे आप पर्सनली किसी भी चीज का आप यूज करते हैं, जो डाटा आपके मोबाइल में या फिर डिजिटली जो स्टोर होता है उसको संरक्षित करने का ये बिल था, है ना। अब यहाँ पे प्रावधान का प्रयास करते हैं और इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना करता है। इसके तहत सरकार के रेगुलेटरी बॉडी नागरिकों के
पर्सनल डाटा का संरक्षण करेगी और डाटा लीक होने की स्थिति में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसा आप सभी जानते हैं आज के डेट में डिजिटल जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आप पेमेंट करें, बिल का पेमेंट करें, चाहे किसी भी चीज का भुगतान करें या फिर आप अपना फोन मतलब मोबाइल वगैरह रिचार्ज पे करें, तो सब चीज आप सभी को पता है डिजिटली होता है। और ये जो चीजें हैं डिजिटली कैसे होता है, डेटा के माध्यम से। और ये डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, जहाँ पे उसका सर्वर होता है वहां पे ये क्या होता है, वहां पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह स्टोर होती है। तो गवर्नमेंट का कहना था कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये प्रत्येक नागरिक का जो डेटा होता है, पर्सनल डेटा, उसकी जो है क्या करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा। और कभी ये जो डाटा लीक हो जाते हैं या फिर जिन्होंने ये जो डाटा लीक करेगा तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, ऐसा इस बिल में कहा गया था, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस बिल को पहली बार 2018 में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया था। तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया। इसके बाद जेसीपी को बिल भेज दिया गया था, यानी कि ज्वाइंट कमेटी जो पैनल है, जो पार्लियामेंट है, उसको ये जो है ये बिल जो है प्रस्ताव जो है भेज दिया गया था। अब देखिए आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले इसको जो है 2018 में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने पेश किया था। उसके बाद ये जो है 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पर्सनल डेटा बिल जो है पेश किया गया था। आपको ये जो चीजें हैं याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा के लिए देश में एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रावधान है। विशेष रूप से बिल में करंट संस्करण में इसके दायरे में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत दोनों डेटा शामिल थे, जिसे डेटा संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निपटाए जाने का प्रावधान है। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट के माध्यम से विस्तार से समझने का इसको प्रयास करते हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो क्या कहता है। तो देखिए पहला चीज यहाँ पे पहला पॉइंट है, यह बिल व्यक्तियों के पर्सनल डेटा की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिन्हें एंटिटीज यानी कि डेटा फ्यूडसरीज प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरा क्या है, संवेदनशील पर्सनल डेटा जैसे वित्तीय या स्वास्थ्य संबंधी डेटा को विदेश ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसे भी देश में स्टोर किया जाना चाहिए। ये जो बात है ये नागरिकों के हित में। जैसे अभी आप लोग इस प्रकार से समझिए, अभी जैसे आप लोग कई सारे साइट्स यूज करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा करंट में कि कई प्रकार की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो पबजी हो गया है ना, पबजी हो गया, या फिर आपका जो टिकटॉक था गवर्नमेंट ने उसको बैन किया आज से कुछ साल पहले, है ना, हाल ही फिलहाल में कुछ साल पहले। तो आप सभी को पता है आखिर जो टिकटॉक था उसको बैन करने का कारण क्या था, क्योंकि उसका जो डेटाबेस था वो इंडिया में ना होकर किसी दूसरे कंट्री में होस्ट किया जाता था। तो उससे क्या होता था, आप लोग यहाँ इंडिया के जितने भी यूजर्स है जो टिकटॉक यूज करते थे उनका सारा डेटा क्या है इंडिया में स्टोर ना होके बाहर देश में स्टोर हुआ करता था। इसी प्रकार से और कई सारे एप्स होते हैं जिनमें डाटा जो होता है वो हमारे कंट्री में होस्ट ना होके दूसरे कंट्री में स्टोर होता है, जिससे उस पर आसानी से हैकिंग के थ्रू हैकिंग किया जा सकता है, उस डाटा पे कब्जा किया जा सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का यही कहना है कि जो डेटा जो विदेश ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन उसे देश में भी स्टोर किया जाना चाहिए, सरकार ने इस बात पर जोर दिया था। तो ये वाले बिल से इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ये तो सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अब यहाँ पे तीसरा जो कहता है, तीसरा को देख लीजिए, डेटा फिड्यूसरीज की निगरानी और उन्हें रेगुलेट करने के लिए बिल राष्ट्रीय स्तर पर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन करता है। यह बात नागरिकों के हित में है और गड़बड़ी की शिकायत का आधार देता है। ओके, अगर इस मामले में अगर किसी प्रकार से कोई डेटा फैक्चरिंग में कोई तकलीफ होती है या फिर डेटा लीक होने में कोई तकलीफ होती है तो उसका जो सारा जिम्मा है वो तो गवर्नमेंट उठाएगी और साथ में उसमें शिकायत के अगर कोई पब्लिक उस पर शिकायत भी करता है तो उस पर मतलब जो कानून है वो कड़ी कार्रवाई भी करेगी जो इसके खिलाफ जिम्मेदार होगा। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है चौथा जो है, सोशल मीडिया या अन्य कंपनियों से डाटा लीक हुई तो फिर उन पर 15 करोड़ रुपए तक या टर्नओवर के 4% तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं छोटे उल्लंघनों के लिए 5 करोड़ रुपए या फिर टर्नओवर की 2% हिस्सेदारी देनी होगी। यह भी नागरिकों के जो हित है उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब पांचवा बिल क्या कहते हैं, जो पांचवा चीज है वो यह कहता है कि बिल डेटा प्रीमियम्स यानी नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, वह अपने डाटा को सही करवा सकते हैं। वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उसके पर्सनल डेटा को
प्रोसेस किया गया है और उसके लगातार खुलासे पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर सकते हैं। यह बात भी नागरिकों के हित में है। अब देखिए यहाँ पर जो 5 पॉइंट है इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लग रहा था कि सारी चीज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, सब चीज बहुत ठीक है और इस पर विपक्ष ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन जैसे उन्होंने जो उसका 6वां सेक्शन है, जो 6वां नंबर का जो इन्होंने जो टर्म्स कंडीशन दिया था प्रोटेक्शन बिल को, जब इन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बिल को प्रस्तावित किया था या फिर पेश किया था, तो उसमें जो 5 ऐसे कड़ियां थी जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने 6वां कड़ी पढ़ी तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। अब क्या क्या था ये 6वां सेक्शन, इसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे 6वां सेक्शन कहता है कि डेटा प्रीलियम्स की डेटा प्रिंसिपल की सहमति के बाद ही इसकी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रोसेसिंग की जा सकती है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी मामले में या लाभ या सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा प्रोसेसिंग करने के लिए इसकी सहमति की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस चीज का खंडन जो विपक्ष है उसने क्यों किया। अब सपोज मान लीजिए ये कोई पर्सन है और यहाँ पे इसके ऊपर में क्या है, गवर्नमेंट है। तो देखिए ये जो पर्सनल आदमी है, सबसे पहले ये जो बिल कहता है कि हम आपकी जो डाटा है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जो डाटा है हम उसको सुरक्षित रखेंगे। अगर लीक होता है डाटा किसी भी प्रकार से तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसे हो सकता है जुर्माना भी देना पड़े, उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। अब यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो ये जो 6वां सेक्शन है ये कहता है कि लेकिन जो मेडिकल इमरजेंसी के मामले में हो गया या फिर सेवा प्रदान करने के मामले में, तो अगर गवर्नमेंट चाहे, कोई राज्य सरकार चाहे तो इस पर जो डाटा है ये बिना किसी व्यक्ति के उसके परमिशन के बगैर भी उसको एक्सेस कर सकती है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जरूरत राज्य द्वारा प्रोसेसिंग करने के लिए इसकी सहमति जरूरत नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये आपकी डाटा को बिना आपकी या फिर बिना जो ऑनर है उसके परमिशन के बगैर भी उसका यूज कर सकती। ऐसा ये जो 6वां कॉलम है या फिर जो 6वां नंबर का जो बिंदु है उस पे यहाँ पे कहा गया है, जिसे है ना, जिसे क्या कहे, इसे विपक्ष ने इस बात पर आपत्ति जताई है। इसी बिंदु पर विपक्ष को आपत्ति है। उसके बाद यहाँ पे 7वां कड़ी देखिए कि बिल अपने कई प्रावधानों से छूट देता है जब डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या किसी अपराध को रोकने या उसकी जांच या अभियोजन के लिए प्रोसेस किया गया हो, तो इस पर भी जो विपक्ष है उसको आपत्ति है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। मैं हो सकता है मुझसे कोई बताने में कोई भूल वगैरह या फिर मुझे एक्सप्लेन करना भी है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा या फिर जब आप इसका PDF फाइल लेंगे तो वहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं आज के डेट में डिजिटली हो रहा है दुनिया, तो ऐसे चीजों पर आपको गौर फरमाना चाहिए और ऐसे बिल को या फिर ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर अच्छे से एनालिसिस आपको जरूर करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अब इसके कारण क्या है कि इस बिल को क्यों वापस लिया गया। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो बिल पेश किया गया तो उस टाइम पे कोई विरोध नहीं हुआ होगा या फिर इस बिल को केवल आज ही के आज इस बिल को वापस लेने की मांग उठाई गई होगी, ऐसा भी नहीं है। जब से बिल पास हुआ या फिर जब से ये बिल जो है पेश किया गया था तो उसी टाइम पीरियड से इस बिल को वापस लेने की मांग उठाई जा रही थी, लेकिन क्या है कोई और पुख्ता चीजें या फिर कोई कड़ी निंदा करने वाली नहीं थी या फिर इस बात पर उतना गौर नहीं फरमाया जा रहा था, इसलिए इस बिल पर अभी तक इसको वापस नहीं किया गया था। क्योंकि हो सकता है पक्ष में ने भी इस बात पर जोर दिया रहा होगा कि अभी हम इस पे और बहुत सारा मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, लेकिन अभी क्या 2 साल हो गए, इन्होंने कोई मेजर टर्म्स इसमें या फिर चेंजेस नहीं किए होंगे, जिसके कारण इस बिल को वापस ले लिया गया फाइनली। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं कि इस बिल को फाइनली वापस क्यों ले लिया गया। तो देखिए बिल का विरोध 2019 से ही हो रहा है। जब से यह बिल पेश किया गया था तब से ही विपक्ष ने इसका विरोध किया है। खासकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ संसद में सबसे ज्यादा आवाज उठाई। इसके बाद बिल को सरकार ने जेसीपी के पास भेज दिया विपक्ष का आरोप है कि यह डेटा है ना। अब देखिए विपक्ष किस प्रकार से आरोप लगा रहा है, किन किन बातों को लेकर। तो पहला क्या है, पहला क्या देख लेते हैं। पहला विपक्ष का बयान है कि यह डेटा गोपनीयता कानून इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, लिहाजा इस कानून को पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा है, विपक्ष का यह भी आरोप था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को लोगों के पर्सनल डेटा तक पहुंच बनाने का बड़ा अधिकार मिलता है, जो कि ठीक नहीं है। ओके, सो इस प्रकार से है कि जो विपक्ष है वो इन दो मुद्दों को लेकर कहता है कि आपको इस बिल को वापस लेना चाहिए था। अगला यहाँ पे देखेंगे कि वापस लिए गए विधेयक में नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव था। इस बिल में सरकार को अपनी जांच एजेंसियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति प्रदान करने के प्रावधान किए गए थे। विपक्षी सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया था।
अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो सारा चीज़ है, आप इसका वीडियो को पॉज़ करिएगा, स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा और खुद पढ़ने का और अच्छे से प्रयास करेंगे। तो ये जो बहुत ही आसानी से जो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है, आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से समझ पाएँगे। आगे देखते हुए कि अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि सरकार ने पहले बिल को रद्द क्यों नहीं किया? अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो बिल है वो केवल आज ही कायदे से, अब मन में ये भी सवाल उठता है ना, जब इतने सारे ये जो बिल है इसमें इतनी सारी गलतियां हैं, कई सारी चीजें जो किसी भी यूजर्स के लिए या फिर घातक सिद्ध हो सकती थी, तो ऐसे कई प्रकार की चीजें जो इस बिल में थी, तो सरकार ने इस बिल को पहले वापस क्यों नहीं लिया? चलिए इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह भी एक अहम सवाल है कि जब बिल में इतनी खामियां थी या बिल को लेकर इतना असंतोष था, तो सरकार ने इससे पहले इस बिल को रद्द क्यों नहीं किया? एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि सरकार को बिल को रद्द करने में इतना समय क्यों लगा। उन्होंने कहा, जेसीपी के रिपोर्ट पेश करने के बाद हमें कुछ महीने लग गए। यही वह समय था जब हम एक नए मौसादे पर काम शुरू कर सकते थे या सोच सकते थे कि पुराने मौसादे के साथ क्या करना है। हमारा इरादा बिल्कुल भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा, हम जो कर रहे हैं वह मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें करने के लिए कहा है उसके अनुरूप है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि इसमें देरी हुई, लेकिन विषय बहुत जटिल था। हम इसे 4 महीने पहले वापस ले सकते थे, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें थोड़ी गंभीरता से थोड़ा समय पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। अब देखिए, जब विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़ा किए, तब ये जो जवाब है ये पक्ष के नेता ने दिए, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने इस पर स्टेटमेंट अपना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चीज, जितना भी इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी, पहुंचानी थी आप लोग, तो मैंने पहुंचाई। अगर फिर भी आपके मन कोई डाउट्स है, कोई सुझाव है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इससे संबंधित जो भी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। और आप अवेयर रहे, सुरक्षित रहे, बहुत अच्छे तरीके से रहे और पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।